हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इंट्रोडक्शन. So we will learn about the basic points of cytoplasmic introductions. What is our cytoplasm and what the role it does play in functioning of a cell. क्या क्या रोल ये प्ले करता है, किस तरीके से ये वर्किंग करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ी से पॉइंट्स हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट के साथ हम देखते हैं साइटोप्लाज्म इज अ थिक क्लियर लिक्विड फाउंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल. साइटोप्लाज्म जो है एक थिक लेयर होती है, लिक्विड रहता है, काफ़ी क्लियर फॉर्म में लिक्विड होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट इज़ like a jelly like substances that fills the cell and help it keep its shape. तो यहाँ पे एक जेली की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि पूरे सेल के अंदर फिल्ड रहता है और सेल के शेप को सही तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है. अब इसके बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम. बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे सबसे पहले सेल की फंक्शनिंग, सेल के साइटोप्लाज्म की फंक्शनिंग के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, साइटोप्लाज्म हेल्प मूव मटेरियल अराउंड द सेल. साइटोप्लाज्म मदद करता है जो भी मटेरियल सेल के अंदर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे जो भी सेल जो भी फूड डाइजेस्ट कर रहा है, जो भी फूड मटेरियल वो अपने अंदर ले रहा है, उसको मूव करने के लिए भी साइटोप्लाज्म की हेल्प लगती है. प्लस यहाँ पे कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको इधर से उधर मूवमेंट करवाने के लिए भी साइटोप्लाज्म वहाँ पे होता है, जो कि वो मूवमेंट करवाने में इजीली हेल्पफुल करता है. सेकेंड पॉइंट देखेंगे इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू हैपन. ये एक तरीके का मीडियम देता है, एक ज़रिया बनता है किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को करने के लिए. अगर हम नॉर्मली तौर पे ही देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में सुना होगा, जिसमें CO2 जो रहती है वो बाहर निकलती है एंड O2 यानी हमारी ऑक्सीजन जो रहती है वो इनसाइड द सेल आती है सेल की हेल्प करने के लिए. इस रिएक्शन को भी करने के लिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म ही मेन मीडियम पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन गैसेस को पास होने देगा. तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट सपोर्ट्स द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ये सेल के अंदर जितनी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन सभी के सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द सेल्स शेप एंड स्ट्रक्चर. ये हमेशा सेल के शेप को, सही तरीके का आकार और प्रकार, दोनों तरह की चीज़ों को देने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सेल की शेप को मेंटेन करता है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, किस तरीके के शेप में या किस तरह के टाइप में उसे रहना है सेल को, ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म, जो कि सही तरीके से उसको स्ट्रक्चर और शेप देगा. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके थोड़ी से और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम. वाटर अबाउट 70 to 80%, सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे वाटर 70 से 80% की अमाउंट में पाया जाता है. सॉल्ट और शुगर दोनों ही तरह के केमिकल रिएक्शन की वर्किंग में मौजूद होते हैं यहाँ पे, इसलिए दोनों की प्रेजेंस होती है. अमाइनो एसिड्स जो होते हैं यही आगे चल कर के प्रोटीन्स वगैरह को और फॉर्म करने में मदद कराते हैं, इसलिए ये भी मौजूद होते हैं यहाँ पे. फैटी एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड फैट मटेरियल कहलाता है ये फैटी एसिड्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स होते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल वैक्यूल और भी कई तरह की चीज़ें जो होती है जो यहाँ पे मौजूद होती है. अच्छा, अब इसका इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर प्रोसेसेस लाइक
मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है साइटोप्लाज्म का, यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार के सेल के अंदर के प्रोसेस के लिए। सेलुलर प्रोसेसेस से यहाँ यही मतलब है जो प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं उन्हें हम सेलुलर प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, एक्सक्रीशन, ये सभी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट हेल्प्स मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेटिस। यहाँ पे मेनली सेल के अंदर बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है, जिसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर बैलेंस की भी बात हो रही है। और ऐसे करके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करने का काम यहाँ पे साइटोप्लाज्म करता है। कितना अमाउंट ऑफ मिनरल, प्रोटीन या जो भी कंपोनेंट है, जो भी पार्टिकल है, उसको चाहिए होता है, कंपोनेंट को चाहिए होते हैं जो भी पार्टिकल्स, उसको बैलेंस करेगा, ना ज़्यादा होने देगा ना ज़्यादा कम होने देगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखने का काम साइटोप्लाज्म करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स एंड द सेल एज अ होल। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट कहलाता है हमारे सेल के, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग को करने के लिए। साइटोप्लाज्म इज़ often referred to as the cell's soup because it is a mixture of many different substances। अच्छा, साइटोप्लाज्म को हम रेफ़र करते हैं सेल सूप की तरह भी, क्योंकि जैसे कि सूप में अलग अलग चीज़ों के कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं, अलग अलग चीज़ें डली होती है, सब्जियां, मसाले, ऐसे बन करके पूरा आपका सूप बनता है, जो कि एक प्रॉपरली फ्लेवर, टेस्टिंग और न्यूट्रिशन देता है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी कुछ इस तरीके का ही वर्क करता है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स के मिक्सचर होते हैं, कई सारे सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं, जिस कारण से इसको हम सेल सूप भी कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स इसी के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब उनमें कौन से सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, प्लस मैंने डीएनए के बारे में भी उसके बाद वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। The nucleus is the command center of a cell and controls all cell activities using DNA genetic information। न्यूक्लियस जो है एक कहना चाहिए कंट्रोलिंग सिस्टम है, पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। जैसे कि किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए उसका CPU बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जानते होंगे आप CPU के बारे में। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन बना रह जाएगा और प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियस भी हमारा CPU की तरह ही वर्क करता है। ये सभी तरह के कमांड, इंस्ट्रक्शन, सब तरह की चीज़ों को वर्किंग एक्टिविटी के फॉर्म में लाता है। और ये किसकी हेल्प से करता है? यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मदद से ये सब काम होता है, जिसे हम DNA कहते हैं। फिर सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ सेल। तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो रहते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में सुना होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग गैसेस कंपोनेंट्स बन के स्टार्च बनाया जाता है, फूड के अमाउंट में बनाया जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होकर उसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाए जाएंगे ताकि वो सेल को प्रॉपरली प्रोवाइड हो सके, जिस कारण से सेल प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। थर्ड देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। द ER इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में भी मदद करता है। और यहाँ पे हमारा एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम लिपिड कहते हैं। ये भी काफ़ी हद तक दिखने में साइटोप्लाज्म के जैसे ही रहते हैं, तो इनका भी प्रोडक्शन करवाने में यहाँ पे मदद करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, बट इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
इन्हीं के कंपोनेंट्स में हम आगे 3 और कंपोनेंट्स देखेंगे, गोल्गी एपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले गोल्गी एपैरेटस देख लेते हैं। द गोल्गी एपैरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग एंड शिपिंग ऑफ प्रोटीन्स। गोल्गी एपैरेटस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी भी नीडेड है उससे ज़्यादा है तो उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि प्रॉपर अमाउंट में वो बाद में काम आ सके। और जहाँ जिस एरिया में जिस लोकेशन में सेल की प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस जगह पे उसको पहुँचाने का काम भी गोल्गी एपैरेटस ही करते हैं। सेकेंड देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्गी। क्लोरोप्लास्ट जनरली सेल में ऑटोट्रॉपिक सेल्स और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में, मतलब ऐसे सेल्स जो कि खुद का फूड स्वयं बना सकते हैं, जिसमें कि प्लांट्स ही रहते हैं। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो इनमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जनरली क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे मेनली कन्वर्जन होता है हमारी गैसेस का, वाटर का, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, और उससे कन्वर्ट करके आगे चल करके बनता है इनका फूड मटेरियल जो कि स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो आपके क्या क्या होते हैं, वो आपके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स, सनलाइट और वाटर। इन तीनों के मिक्सचर को आगे चल करके सिंथेसाइज किया जाता है, जिससे आगे चल करके बनते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट जो कि होता है आपका फूड मटेरियल या एनर्जी फॉर्म, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ये ग्लूकोज जो होती है आगे चल कर के स्टोर भी होती है इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि आगे चल कर के जब भी नीडेड होगी प्लांट को तो उनके लिए रिक्वायरमेंट के काम आती है। तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे ये बेसिक रोल होता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इनटू एनर्जी। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ वर्क कर रहा है, बट क्लोरोप्लास्ट के पास पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ अ सेल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ये मेनली क्या करते हैं, जो भी ग्लूकोज होता है वो अपने केमिकल फॉर्म में है, अब उसको प्रॉपरली वर्किंग में लाना है तो यहाँ पे ग्लूकोज वर्क करेगा एज अ एनर्जी फॉर्म। इसके लिए कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। ये कन्वर्जन करवाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइजोसोम। लाइजोसोम हेल्प विद डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सेल रिन्यूअल। यहाँ पे मेन जो डाइजेशन वगैरह और जो वर्किंग होती है एनर्जी कन्वर्जन के लिए, वो सारे काम करवाने का मेन श्रेय जाता है हमारे लाइजोसोम को। लाइजोसोम हेल्प करता है सभी प्रकार के डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन जिसमें जो भी रिक्वायर मटेरियल अब हमें नहीं है यूज़ में, वो वेस्ट हो चुका है तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकलेगा, और सेल को फिर से रिन्यू करने में, यानी कि सेल की एनर्जी को फिर से वापस लाने में काम करेगा यहाँ पे लाइजोसोम। इसके बाद आते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल प्रोडक्शन, आर इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, यानी छोटे छोटे ट्यूब्स बनाते हैं जो कि आगे चल करके सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आते हैं। इनकी प्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं। देन आपका आता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है एक वीडियो में, बैक वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली ये वर्क करती है कवरिंग की तरह, जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है और प्रॉपरली न्यूक्लियस को कवर करके चलती, प्रोटेक्ट करके चलती है। फिर यहाँ पे लास्ट है आपका न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर्स आर टाइनी होल्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट हेल्प विद द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं छोटे छोटे
पोर्स या होल्स टाइप के होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि एक कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। तो इन्हीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं उसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। ये न्यूक्लियोपोर जो होते हैं ये सभी तरह के मूवमेंट में मदद करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की मूवमेंट में भी मदद करते हैं और प्रोटीन्स की भी मूवमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स के मेनली पार्ट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जिसमें मैंने आपको साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है कंप्लीट होता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और यहाँ पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।